तो राजेश ठाकुर साहब हैं, और ये गुजरात से ग्राउंड की पहले हम लोग बात थोड़ी समझ लें और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। राजेश साहब, क्या है वहां स्थिति? क्या आप थोड़ा पीछे हुई है, या डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है गुजरात में? नहीं, अभी गुजरात के अंदर देखो तो बिल्कुल तीनों पार्टी हाँ। जो है वो चुनाव में दम लगाकर खड़ी हुई है। उसमें आम आदमी पार्टी आपको अहमदाबाद जैसे बड़े सिटी में नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य गुजरात है, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, ये जो रीजन है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव है वो बड़ा है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है, क्या उनके पक्ष में नतीजे आएंगे, ये अलग बात है। लेकिन पहली बार इस चुनाव को उन्होंने असल जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो दिक्कत है वो शुरू हुई है, क्योंकि अब तक के जितने भी चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ध्रुवीकरण तक वो चुनाव चले गए थे। आप 2002 का देखो, 2012 देखो, 2017 के अंदर वो जातिगत आंदोलन हुए थे, और उसमें भी अमूमन जब तक चुनाव आए तो कुछ ऐसे मुद्दे आ गए थे जो मुद्दे गुजरात से सरोकार नहीं रखते थे, वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, लेकिन उस पर भावनात्मक वोटिंग गुजरात के लोग करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 बार ये कोशिश की कि कहीं ना कहीं अपनी पीच पर सबको खिलाया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इतना बदलाव गुजरात की राजनीति में किया है। कांग्रेस ये गलती कर देती थी, जो भारतीय जनता पार्टी जो सर्कल बनाती थी उस सर्कल के अंदर वो चले जाते थे, और पूरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड पे वो खेलती थी और विफल हो जाती थी। इस वक्त पहली बार गवर्नेंस पर लोग क्वेश्चन करने लगे हैं। 27 ईयर्स के जो बहुत लंबा शासन है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो सारी जो चीजें हैं उस पर लोग फोकस कर रहे हैं। और ये जो मुद्दे बदले हैं वो धीरे धीरे जमीनी स्तर पर ये चुनाव है उसको बदल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये चुनाव आपको दिख रहा है। शंकर सिंह वाघेला का आपका स्टेटमेंट आया, लेकिन वो इंटरेस्टेड कांग्रेस के साथ है। जो लोग ये बात कर रहे हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं, या तो कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पंडित जो है वो इतिहास जो है वो इतिहास को दोहरा रहे हैं कि गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी चली नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर बहुत साल के बाद पहली बार कोई तीसरी पार्टी आई है। अब तक जिसे हम तीसरी पार्टी बुला रहे थे वो असल में तीसरा गुट था। वो गुट या तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ, वो शंकर सिंह वाघेला का राजपा हो, केशुभाई पटेल का मजपा हो, चिमन भाई पटेल का किमलोक हो, या कोई और दल हो। वो सारे ऐसे थे, किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर किसी पार्टी से विद्रोह किया, एक चुनाव लड़े, चुनाव खत्म हुआ, उनका संगठन खत्म हो गया। तो असल रूप से नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस वो कोई भी पार्टी बहुत लंबे अंतराल से गुजरात के अंदर नहीं थी। ये पहली बार शुद्ध नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई है, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की डिजाइन पर अपना चुनावी प्रचार वो कर रही है। तो ये धीरे धीरे अपना जो आकर्षण है वो जमा रही है, माहौल खड़ा किया है। चर्चा में जो है वो आम आदमी पार्टी है। वो ईवीएम से कितनी निकलेगी वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैंने जो ये 3 रीजन बताए, इसके अंदर वो बहुत सारी विधानसभा के ऐसे विस्तार है जहां पर बहुत सारे वोट ले जाने जा रही है। और गुजरात के अंदर लगभग 32 सीट्स ऐसी है जो 5000 से कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने जीती है। ये जो सीट्स है उस पर आम आदमी पार्टी कितने वोट लेके जाती है। और दूसरी चीज, जो अंतर्विरोध है, जो विद्रोह है, वो हर हमेश कांग्रेस में देखने को मिलता था। वो हम उनको ब्रेकिंग न्यूज समझना ही बंद कर दिया है। कांग्रेस अगर टूटती है तो वो न्यूज नहीं है, वो जैसे हम फोरकास्ट करते हैं ऐसा ही है कि वो हो नहीं जा रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है कमलम, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और पूरे कमलम को घेर के हजारों की भीड़ वहां पर बैठी हुई है अपनी बात जो है अमित शाह से करने के लिए। और अमित शाह को जो बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड का चल रहा था उसका स्थल कमलम से बदलकर अभी मीडिया सेंटर जो अहमदाबाद में है उसमें चेंज करना पड़ा है। तो ये स्थिति पिछले 20 साल में, जब से नरेंद्र मोदी आए, सबसे पिछले 20 साल में ये स्थिति जो है
वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखने को मिली। जो पार्टी में डिफरेंस और डिसिप्लिन की जो बात थी, वो अभी जो स्थिति है उसमें उस पे प्रश्नार्थ खड़े हुए हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये सारी मुद्दे बदल रहे हैं, पार्टियों की स्थिति बदल रही है। कांग्रेस जो है वो बहुत बोल नहीं रही, उन्होंने राष्ट्रीय जो मुद्दे है वो न गुजरात के अंदर आए, इसके लिए राष्ट्रीय जो उनके नेता है उनको गुजरात में अभी तक बहुत जोर शोर से लाया नहीं है। तो लोकल जो नेता है और लोकल जो मुद्दे है उस पर फोकस करके चुनाव लड़ना, सोशल इंजीनियरिंग करना, ये सब चीजें हो रही है। अभी 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है जिसमें बहुत पेच फंसा हुआ है और वो उनके गले की हड्डी बना हुआ है। इसमें से 4 सीट्स जो हैं वो अमित शाह के संसदीय विस्तार से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मशक्कत कर रही है इस वक्त, क्योंकि विद्रोह जो हुआ है और अभी जो 16 सीट से वो डिक्लेयर होने के बाद जो स्थिति खड़ी होगी उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि पहले जो चरण का वोटिंग से उसका जो चुनावी पर्चा भरने का जो दिन था वो आज पूरा हो गया है। दूसरे चरण का है वो 17 तारीख को खत्म होगा। उसके बाद जो है वो डैमेज कंट्रोल वाला जो स्थिति है वो पार्टी कर पाएगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें 32 सीट्स ऐसी है जो डिक्लेयर गई है, उसमें छोटे और बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ है। उसमें 12-13 जगह ऐसी है जहां पर सिटिंग एमएलए या उनके एक्स एमएलए जो है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस में ये होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ये हुआ है। तो अभी जो खेल है ये विद्रोह का वो बराबरी पर है। राजेश जी, ऐसा भी एक आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र के बहुत से प्रोजेक्ट गुजरात लाए जा रहे हैं, इस तरह का एक विमर्श बन रहा है कम से कम देश में। आप मुझे ये बताइए, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हुए थे, जो भी बीजेपी ने किए थे, उसके क्या हाल है? क्या वो जितने पुराने प्रोजेक्ट थे सब पूरे हो गए या वो हो गया, या केवल ये एक नई चर्चा है कि 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट और 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट और इसके प्रोजेक्ट? मैं इस पे संक्षेप में आपसे जरा इस पे टिप्पणी ले लूं, जो नए प्रोजेक्ट्स लाने की बात हो रही है। राजेश, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये सवाल नरेंद्र भाई जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो वाइब्रेंट वाला एक समिट चालू किया था। अगर आप सभी वाइब्रेंट समिट जो है उनके जो एमओयू है उनके फिगर को मिला लो तो मुझे लगता है कि 3 साल का केंद्रीय बजट जो है उसका टोटल वो हो जाएगा। और जमीनी स्तर पर आप देखो तो जमीनी स्तर पर जितने भी एमओयू हुए इसमें धरातल पर 0.01% जो है वो इंडस्ट्री नहीं आई। अगर जितने प्रोजेक्ट के एमओयू हुए इनसे 50 या 25% भी अगर गुजरात के अंदर हो जाते तो जो हिरेन भाई सवाल उठा रहे हैं बेरोजगारी का, वो मुद्दा नहीं रहता। गुजरात के इंजीनियर होने के बाद सारे लड़के जो है वो गुजरात छोड़ के या तो महाराष्ट्र जा रहे हैं या तो बेंगलोर जा रहे हैं या कर्नाटक जा रहे हैं। गुजरात के अंदर आईटी सेक्टर को लाने के लिए गिफ्ट सिटी करके गांधीनगर के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया। इसके अंदर आप देखो तो अभी वहां पर पान की दुकानें खुली हुई है, वहां पर कुछ नहीं दिख रहा। तो गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इस तरह से हुआ है कि कॉस्मेटिक डेवलपमेंट जो है, जो बड़ी बड़ी सड़कें आपको दिख जाएगी। मैं और हिरेन भाई एक ही अहमदाबाद में रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे एक अहमदाबाद में 2 अहमदाबाद बसते हैं। अगर आप पश्चिमी विस्तार में चले जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन आप यहाँ से वटवा, नारोल, पिराना, ईसनपुर, ये सारे इलाकों में चले जाओगे जो हमारा पूर्वी पट्टी इलाका है, तो वहां पर जो स्थिति है वो स्थिति 27 साल पहले थी। उससे कई इलाके ऐसे हैं जहां बदतर स्थिति है। लेकिन जो है कि मिट्टी है उसको केसर करके बेचना, ये जो मार्केटिंग का जो फंडा है नरेंद्र भाई का, वो फंडा बहुत बेहतर रहता है। इसलिए वो महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ आ रहे हैं। ये विवाद भी अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र से ही उठा था। और सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है वो टाटा नैनो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर लाया गया, जिसके लिए जमीन मुफ्त में दी गई, 5 साल तक बिजली मुफ्त में दी गई, पानी मुफ्त में दिया गया। लोकल जो रोजगार थे वो उसमें खड़े नहीं हुए। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट बंद हो गया। अभी वहां पर थोड़ी बहुत जैगुआर बन रही है और वहां लोकल किसी लोगों को उसमें जॉब नहीं मिला। तो ये सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। जैसे हिरेन भाई ने कहा वैसे धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। और आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी का बोलने का एक तरीका है, लेकिन ये चेहरा, ये तरीका 2002 से 2017 तक 127 से भारतीय जनता पार्टी को 99 तक ले आया है।
तो जो यहाँ के स्टेट इलेक्शन है, वो स्टेट इलेक्शन में अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी वाला जो फैक्टर है, क्योंकि लोग यहाँ पर कहने लगे हैं कि शादी अगर बेटे की करनी है तो बायोडेटा और फोटोग्राफ बाप का नहीं चलता, वो बेटे का ही लेकर जाना पड़ता है। तो अभी क्या है, जो लोकल नेतृत्व है यहाँ का, जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया, आनंदीबेन को बदला, फिर विजय भाई को बदला, फिर अभी भूपेंद्र भाई है, डबल इंजन कह रहे हैं, लेकिन एक इंजन जो है वो कोयले से चलता है, कोयला खत्म होता है, इंजन बदल दिया जाता है। इस स्थिति के अंदर अभी क्या है कि लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र भाई दिल्ली के अंदर आप ठीक हो, लेकिन गुजरात के अंदर हमें बढ़िया शासक चाहिए, आप ही की तरह का कोई शासक चाहिए जो डिलीवर कर सके। और ये जो वैक्यूम है, वो वैक्यूम धीरे धीरे गुजरात के लोग पहचानने लगे हैं। और जिस तरह से बात हुई प्रत्याशियों की, तो कांग्रेस ने जो सोशल इंजीनियरिंग इस वक्त किया है, उसमें गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाके, जो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट है जो अमित शाह का खुद का टेरिटरी है, वहां ऐसा पेच कांग्रेस ने 2-3 प्रत्याशी खड़े करके फंसा दिया है कि ठाकुर, पटेल और चौधरी, ये तीनों आमने सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। और 5 सीट ऐसी है जो अभी तक लटकी पड़ी है, अमित शाह उसका जो निर्णय है वो नहीं ले पाए। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर हम देखें तो बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे हैं। जो बेरोजगार की बात की, ऐसी आंगनबाड़ी बहनों का मुद्दा था, पुलिस पे ग्रेड का मुद्दा था, ओल्ड पेंशन का मुद्दा है, जो फिक्स वेतन है उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो नर्सिंग की स्टाफ है, उनका एक आंदोलन, लगभग 17 से 18 आंदोलन अभी 20 दिन पहले गांधीनगर की दहलीज पे लोग खड़े थे और बैठे थे। उनको किसी भी तरह अभी घर भेज दिया गया है आश्वासन देके, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है कि फिर से आ जाने के बाद ये जो आश्वासन दिए गए हैं उस पर काम होगा। क्योंकि किसी की जो डिमांड है वो 2012 से पेंडिंग है, किसी की 2016 से पेंडिंग है। जो पेपर लीक वाला जो मामला है वो 5 साल से चल ही रहा है, उसके जो दोषी थे उनको सजा नहीं मिली। जो अभी मोरबी की दुर्घटना हुई वो ताजा है, दुर्घटना हो गई, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन उसके बाद में जो कानून को काम करना चाहिए, जहरीली शराब वाला मुद्दा, तो उसमें जो कानून को काम करना चाहिए वो नहीं होता। तो ये सारी धीरे धीरे जो चीजें हैं वो टोटल होके, और उसमें फिर ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ की बात की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये गुजरात का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नागपुर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2 अलग अलग है। यहाँ का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है नरेंद्र मोदी का स्पॉन्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यहाँ के जो प्रांत प्रचारक से लेकर जितने भी विभाग के प्रचारक सब है, वो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो खुद नरेंद्र भाई तय करते हैं। यानी आप समझ लो कि यहाँ का जो संघ है वो नरेंद्र मोदी के पेरोल पे है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और इस बार ये कोशिश की गई है, 7-8 टिकट ऐसी दी गई है जो संघ परिवार से बहुत पुराने लोग थे उनको टिकट दिया गया है, ये बताने के लिए कि नहीं, संघ को हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो संघ है उसमें इतना गुर्दा नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के सामने नजर मिला के खड़ा हो जाए। तो ये संघ वाली जो दिक्कत है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जी, इसी पर मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ गुजरात में ये निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ के जो साधु और संत है, जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी स्पॉन्सर उनकी राम कथाएं या कृष्ण कथाएं या शिव कथाएं का आयोजन होता है, और व्यासपीठ से जो है वो नरेंद्र मोदी के गुणगान गाने का शुरू हो जाता है। दूसरा एक तबका है जो है यहाँ पर सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं, जिसको हम यहाँ गुजराती में डायरा बोलते हैं, उन दायरे में सुनने के लिए बहुत ग्रामीण लोग आते हैं। वहां पर से भी ये जो है कैनवासिंग है, परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी उनका करवाती है। लेकिन अभी ये जो ध्रुवीकरण का मामला है वो शहरों के अंदर है, ग्रामीण इलाकों में ये ध्रुवीकरण अब जल्दी से होता नहीं है, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे ये सारी चीजें समझने लगे हैं। तो अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा रह नहीं गया है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरुआत में बताया, 2-3 बार बहुत प्रयास किया उसको इस पिच पे आने का, लेकिन जो है वो सामने से नई लोगों का उन पर सपोर्ट मिल रहा है तो वो बैकफुट पर जा रहे हैं। जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्थानिक स्वराज के जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने लगभग 14,92,000 वोट है जो अर्जित किए थे। आज से 7-8 महीने पहले की बात है। उस वक्त इतना बड़ा उनका संगठन नहीं था, इतना उनका प्रचार नहीं था, इतना माहौल नहीं था।
तो ये जो उनके वोट्स है उनको अगर वो 2 या 3 गुना कर देते हैं तो उनका जो वोट शेयर है वो 17 से 18% हो जाता है, जो वैलिड वोट होंगे उसके। तो 17 और 18% बहुत बड़ा वोट शेयर है। और यहाँ के जो डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच का वो 7 या 8% का है। तो ये 17-18% में से किसकी जेब ज्यादा काटती है आम आदमी पार्टी, उस पर जो है ये पूरा चुनाव है वो निर्भर करता है। और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी किसी पार्टी की ए या बी टीम होती है, क्योंकि वो किसकी वोट काटेगी या 2 या 2-4 नहीं होते राजनीति के अंदर। तो पहले पहले ऐसा लग रहा था, जब गांधीनगर के चुनाव हुए तो ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए आई है, तो उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो ग्रामीण इलाकों के अंदर अपना प्रभाव बनाने लगी और मुद्दा बदलने लगी, मूल चीज ये है कि मुद्दा बदल रही है। तो ये मुद्दे जो है वो महंगाई है, वो लोग को असर करता है, जो शिक्षा की जो स्थिति है वो लोगों को असर करती है। मोरबी के बाद जो हॉस्पिटल के अंदर जो हुआ तात्कालिक, उसका रंग रोगान हुआ, ये पर्दे बदले गए, चादरें बदली गई, तो लोगों को समझ आया कि 27 साल के बाद हमको किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार दे पाई है। तो ये सारी जो चीजें हैं उससे एक एंटी इनकम्बेंसी बना है। और जो विपक्ष का वोट है वो इसका कितना ध्रुवीकरण होता है, और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है वो कितने आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ जाते हैं, उस पर जो पूरा गणित है इस चुनाव का वो निर्भर करेगा।